पे सवाल आ जाता है हम्म सर 2261 पे। तो सर इसको लिखने के साथ साथ हम कंप्लेंट सेंटर और इस प्रोसीजर का भी हवाला देंगे या जस्ट इसी के बारे में लिखेंगे? क्या मतलब? सर इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सर जो अब न्यू अमेंडमेंट या ऐसा कुछ है सर उसका भी हवाला इस क्वेश्चन में ऐड कर देंगे या सिर्फ ये लिखेंगे नो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैडम, क्रिमिनल केस? आपने सिर्फ बेयर एक्ट को लिखना है, प्रोसीजर कुछ भी नहीं लिखना। प्रोसीजर आपका केपी में कुछ राइट। और है, और मतलब मुल्तान में कुछ और है, और इस तरह पेशावर में कुछ और है। आपने बेयर एक्ट को लिखना है बस। जो बेयर एक्ट कहता है यस। वो आपने लिखना है बस। ठीक है। जस्टिस ऑफ पीस सर, सर कुछ खास वक्त के लिए सर पॉइंट होता है? नहीं, सारे बैठे हैं, वो कोई ख़ास टाइम के लिए नहीं है। वैसे तो उन्होंने लिखा है कि अब टाइम अपॉइंट की टाइम दिया जाता है, लेकिन जो बैठे हैं वो बैठे हैं। चलें जी, 22A 22B। Subject to such rules as may be made by the provincial government, every justice of peace for any local area shall। अब इनकी जो वो मतलब ड्यूटीज़ हैं वो आप देख लें कि एवरी जस्टिस ऑफ पीस में फॉर द लोकल एरिया में रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ occurrence of any incident involving a breach of peace or of commission of an offence which in such local area forthwith make inquiries into the matter and report in writing the result of inquiries to the nearest magistrate and to officer in charge of nearest police station। ठीक है। वो जस्टिस ऑफ पीस इंफॉर्मेशन भी ले सकता है किसी भी अकरेंस की। कोई अकरेंस होता है तो आप जस्टिस ऑफ पीस को भी इंफॉर्म कर सकते हैं, और वो क्या करता है, वो इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी करके वो रिपोर्ट जो है वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दे देता है या पुलिस स्टेशन के एसएचओ को दे देता है। ठीक है। कोई भी वकूआ है उसकी रिपोर्ट आपने ऐसे जस्टिस ऑफ पीस को भी कर सकते हैं। अगर उसको करते हैं तो वो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करके या तो कंसर्न मजिस्ट्रेट को बता देगा या कंसर्न उसको बता देगा एसएचओ को। आगे कहता है ऑफिसर रेफर्ड offense referred in class A is cognizable and also prevent the removal of anything or any interference in any way with place of occurrence of offense। कहता है कि वो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो रिमूव जो प्रिवेंट है उसको रिमूवल के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है। मतलब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो उसके लिए वो ऑफेंस को रिमूव करने के लिए भी वो एक्ट कर सकता है। इन इंटरफेरेंस बाय द वे ऑफ प्लेस ऑफ अकरेंस, प्लेस ऑफ अकरेंस पे वो कोई मतलब जाके वो उसको मतलब कस्टडी में या उसकी कोई और पुलिस की एड मांग के उसको ख़त्म कर सकता है। मतलब वो ऑफेंस कमिट होने से रोक सकता है। ठीक हो गया। आगे थर्ड में बताया गया है कि व्हेन सो रिक्वेस्टेड in writing by police officer making investigation under chapter 14 in respect of any offense committed within local area, render all assistance to police officer making in such investigation and record any statement under expectations of death by the person in respect of whom crime is to be believed to have been committed। अब वो कहता है कि आपका जो मतलब एक आईओ को भी असिस्टेंस दे सकता है। कौन? आपका जस्टिस ऑफ पीस। ठीक हो गया। उसके अलावा आपका ये डाइंग डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन, जो पर्सन मर रहा होता है उसकी वो डाइंग डिक्लेरेशन भी रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक हो गया। ये है आपका 22A-B। यहाँ तक के कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे मूव होते हैं। सर ये जो थर्ड नंबर आपने पढ़ा है ना वो यहाँ पर नहीं है, सब्स्टिट्यूट हो चुका है। मैडम मेरे पास तो ये लेटेस्ट बुक है, अगर नहीं है तो फिर देख लें। मेरे पास तो अब तक यही लेटेस्ट बुक है। और मेरे पास जो एक और, ये तो सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में भी है बुक, उसमें भी सर ये उसमें भी ये मैंने भी चीज़ें न्यू हैं। मंगवाया। उसमें भी ये चीज़ें हैं मैडम। ओके मेरे सर, ओके। मेरी पास बुक 2019 की है। उसमें हार्ड कॉपी में भी है और सॉफ्ट कॉपी में भी है। आगे कहता है जी 25, एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस बाय वर्च्यू ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज
the session judge and on nomination by them a traditional session judge or justice of peace within the whole and for whole of the district province कहता है by the virtue of respect of the session judge or and on nomination by them additional session judge or justice of peace within and for the whole of district or province in which they are. अब देखें ये ex officio justice of peace है. ये कौन है ex officio justice of peace? ये लोग हैं जो पहले ही सेशन जज सेशन जज हैं उनको भी एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं, या अगर सेशन जज किसी एडिशनल सेशन जज को नॉमिनेट कर देता है तो वो भी आपके एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस होंगे. मतलब गवर्नमेंट नए अपॉइंट नहीं करती, वही जो एडिशनल बैठे हैं उनको कह देती है कि आप काम करें, तो वो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस होंगे. ठीक हो गया. आगे चलते हैं जी 28. सर सर आगे सर चलने से पहले सर मेरे 2 सवाल हैं. अगर सर उनका काइंडली आप थोड़ा एलेबोरेट कर लें तो आसानी हो जाएगी. जी जी जी. वो सर ये पावर्स हैं सर जस्टिस ऑफ पीस की बताई गई हैं, वो सर जुडिशियल पावर है या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या मिनिस्ट्रियल पावर है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है. जुडिशियल पावर्स नहीं सर ये जो हम पढ़ रहे थे 22A का मेरे गालबन क्लॉज 3 उसमें नेग्लेक्ट एंड फेल्योर और एक्सेस कमिटेड बाय पुलिस ऑफिसर पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज, इसकी इस क्लॉज के रिलेटेड सर लैंडमार्क जजमेंट में कैटेगोरिकली बताया गया है कि ये क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स हैं. क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स हैं. तो सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में किस तरह फॉल करती हैं? ये तो जुडिशियल पावर्स ना हुई कि उनको अपनी आप मंसूर साहब इसको ना सिंपली आप कह लें कि ये आपका जो है ना जुडिशियल पावर्स, जैसे हमने पीछे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्ट आप पढ़ते हैं तो उसकी आपको डेफिनेशन क्लास आपको बताती है कि ये क्या आप मतलब आगे क्या प्रोसीड होने वाला है. डेफिनेशन क्लास में हमें बताया गया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन सी है, वो मैं आपको इधर बताता हूँ फिर आपको पता चलेगा. वो उनको हमने आगे लेके चलना है. जुडिशियल प्रोसीडिंग के मुबारक है कि जिसमें कोर्ट जो अनऑथ होती हैं, डेफिनेशन अनऑथ नहीं, वो जिसमें बताया गया कि वो जिसमें कोर्ट्स लीगली टेक ओथ. ठीक है. लीगली व्हेन व्हिच पर्सन को एविडेंसेस में बी लीगली टेकन ऑन ओथ. ठीक हो गया. अच्छा, इस तरह एक दफा मैं कोर्ट में चला गया 22A-22B में. ठीक हो गया. तो ये मैंने एक आपको पिटीशन शेयर भी किया है वली जान वाली. ठीक है. इसमें अक्रेंस ये था कि वो पुलिस वाले जी हमें तंग कर रहे थे, बुला मतलब बेजा तंग कर रहे थे. हमारा कोई एक सिविल मामला था, उसमें पुलिस वाले तंग कर रहे थे. अब पुलिस वालों ने हमें धमकियां भी लगाई हैं. वो हम कोर्ट को कह रहे थे कि ये माय लॉर्ड ये देखें आप रिकॉर्डिंग निकलवाएं. ठीक है, आप रिकॉर्डिंग लिखवाएं. ये मतलब जो पुलिस वाले का ये नंबर है, उस पर हमें धमकियां भी लगाता है, हमसे पैसा भी मांगता है. ठीक है, हमसे पैसा भी मांगता है, हमसे रिश्वत भी मांगता है. ये मैं किसको बता रहा था? जस्टिस ऑफ पीस को. कोर्ट कहती है कि मैंने एविडेंस भी नहीं लेनी है, इस पे मैंने एविडेंस नहीं लेनी, ये मेरी कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है. ठीक है, यहाँ मैंने कोई एविडेंस नहीं लेनी. मैंने तो आपको ये आर्गूमेंट सुन के मैंने वो ना ही मैंने ये ऑर्डर करना है कि आप वो ट्रैकिंग आईडी निकलवाएं. मेरे पास तो इतनी पावर है कि मैं उनको डायरेक्शन कर दे सकता हूँ कि आपको तंग ना करें. बस इतनी मेरे पास पावर है. ना ही मैंने आपसे एविडेंस लेना है, ना ही मैंने कुछ करना है. ठीक है. तो जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन सी होती है? जिसमें कोर्ट एविडेंस लेती है. ठीक है. बाकी मंसूर साहब आप ना अभी जुडिशियल एस्पिरेंट आप ना ज़्यादा मतलब पढ़ें, अच्छी बात है. मैं ये नहीं कहता कि आप साइटेशंस ना पढ़ें, साइटेशंस पढ़ें. साइटेशंस भी एक जज का अपना व्यू होता है. ठीक है. 2013 में एक साइटेशन आती है, वो 2016 में ओवर रूल हो जाती है. वो नया एक सीनियर जज होता है, वो अपने व्यूज दे देता है, तो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं. ठीक है. साइटेशन आप क्लैरिफिकेशन की हद तक पढ़ें, लेकिन मैं सारे जितनी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको मैं कहता हूं कि आप बेयर एक्ट की हद तक आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें. बेयर एक्ट की हद तक
जो आपकी साइटेशंस जी हैं, बेहतर। साइटेशंस आपकी जो मतलब नॉलेज इन्हांस करती हैं और आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हैं मामलात, ठीक है। और सम टाइम यही साइटेशंस आपको कंफ्यूज भी करती हैं। जहां पे कंफ्यूजन आए तो आपने प्रेफरेंस प्रीवियल केस को करना है, बेयर एक्ट को, क्योंकि बेयर एक्ट को ही वो आगे एक्सप्लेन करती हैं साइटेशंस, ठीक है। जी बेहतर सर। और चलें। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि बार बार एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये डिफरेंस काइंडली अगर उसमें आप समझा दें, इंक्वायरी, इंक्वेस्ट और इन्वेस्टिगेशन सर। हम्म किस किस को अख्तियार है इंक्वायरी करने का, किस को अख्तियार इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये सर थोड़ा सा आप काइंडली समझा दें। इंक्वायरी आपके कोर्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट है मर्ग रिपोर्ट उसको कहते हैं, ठीक है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं मर्ग रिपोर्ट। अगर कोई पर्सन मर्ग रिपोर्ट 174 सेक्शन 174 में बताया गया, मर्ग रिपोर्ट जब भी कोई पर्सन की डेथ होती है तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को बताते हैं। मजिस्ट्रेट उनको डायरेक्शन देता है कि आप जाएं अकरेंस प्लेस पे। अकरेंस प्लेस पे आपका एसएचओ जाता है, एसएचओ या आईओ जाता है, वो वहाँ पे जाके पहले सबसे पहले वहाँ पे एक नक्शा तैयार करता है। वहाँ पे जो चीज़ें उसको रिकवर होती हैं वो मिलती हैं, और वहाँ पे वो मतलब एक नक्शे में बताता है कि ये मुझे चीज़ें मिली हैं, और वहाँ पे एक रिपोर्ट बनाता है कि ये बंदा मरा है। तो इस वो मॉर्ग रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसमें 24 कॉलम होते हैं मॉर्ग रिपोर्ट में। उसमें बताते हैं कि इसका नाम क्या है, इसके कपड़े कैसे थे, इसका कलर क्या था, इसका साइज़ क्या था, इसके मतलब इंजरी कहाँ पे आई है, इसके मतलब ज़ख्म कहाँ पे आए हैं। वो टोटल रिपोर्ट है, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। इंक्वायरी कोर्ट करती है, मजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट समथिंग एल्स, ठीक है। जी बेहतर सर, थैंक यू और सर। सर और रिपीट करें और सर। कोई क्वेश्चन होगा आपका? सर ये रिपीट करना सर। रिपीट रिपीट ये आप सोए रहते हैं अदील अहमद जी। सर मंसूर साहब मेरी रिपीट करें आप। पिकअप पावर सर स्लो है, मंसूर थोड़ी साहब ज्यादा रिपीट करें आप। जी सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर इंक्वायरी जो है बेसिकली कोर्ट करती है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेसिकली होती है कलेक्शन ऑफ द एविडेंस जो पुलिस करती है। इंक्वायरी ये होती है कि डिग आउट द फैक्ट होता है, और इंक्वेस्ट एक अलग चीज है जो रिपोर्ट होती है, जिसको आपने बताया कि मर्ग रिपोर्ट कहते हैं, कि आफ्टर द डेथ वो जो पुलिस है मौके पे जाती है, अक्रंस पे जाती है, और वहां से सारा कलेक्ट करती है और मैजिस्ट्रेट के पास आती है, और मैजिस्ट्रेट उसकी रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनाता है जिसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। हम्म, ठीक है। और 174(4)(3) में ही मतलब बताया गया, 174(2) में वो बताता है कि कैसे डेथ हुई। अगर उसको नहीं पता चलता तो वही आपका आईओ है 174(3) के तहत, 174 सब सेक्शन 3 के तहत वो रेफर करता है मेडिकल ऑफिसर को, वो जो कि हम आप ऑटोप्सी के लिए, पोस्टमार्टम के लिए मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेज देते हैं, सरकारी अस्पताल भेज देते हैं। वहाँ पे जाकर उस ऑटोप्सी होती है, वो 174(3) के तहत होती है। चलें जी, आगे है हमारा आपका 28 offenses under Pakistan Penal Code subject to other provisions of this code. Any offense under the Pakistan Penal Code may be tried by High Court, Court of Session, or any other court by which such offense is shown 8th column of second schedule. ठीक हो गया, 8th column of second schedule। मैं आपको अब बताता हूँ कि वो जो बता रहे कि ऑफेंसेस कौन कौन ट्राई करेगा, या हाई कोर्ट करेगी या सेशन कोर्ट करेगा। अब देखें, ये 494 है, ठीक है। 494 क्या है कि मैरियंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड। अगर एक हस्बैंड जिंदा है तो अगर बीवी दूसरी शादी कर लेती है तो उसको सजा की वो मतलब उसको कौन ट्राई करेगा? सेशन जज करेगा या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। आगे पीछे हम चले जाएं, 458 है, ठीक है। 461 देख लें, ठीक है। ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। और उसके बाद आप देखें जी, 392 रॉबरी है, ये सेशन कोर्ट ऑफ सेशन करेगी या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। ये आगे है जी आपका, ये 304 एक्सटॉर्शन है, ठीक है। इसको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास करेगा, ठीक हो गया। ये आपका वो जो हम पढ़ रहे थे सेक्शन 28, वो बता रहा था, ठीक हो गया।
चलें जी, आगे है जी आपका 28। बाकी आगे आगे बताता है जी इलस्ट्रेशन, जैसे ए इज ट्राइड बाय सेशन कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ चेक कल्पेबल होमिसाइड, ही मे बी कन्विक्टेड वॉलंटरली काजिंग हार्ट एंड ऑफेंस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट। ठीक हो गया। अब एक ऑफेंस मतलब ट्राई किया है उसने सेशन जज ने, और उसको कन्विक्ट आपका मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। ठीक है, इसका भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये 348 349 उसमें बताया गया कि एक मजिस्ट्रेट है, उसने ट्रायल किया है, ठीक है, और एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक सजा दे सकता है। वो उसने ट्रायल किया, उसको लगता है कि इसकी सजा मतलब ऑफेंस है चोरी की, उसको ट्राई तो कर सकता है लेकिन सजा 3 साल तक दे सकता है। अब चोरी की सजा 7 साल है, 380 में 7 साल बताई गई है, सेक्शन 380 पीपीसी। अब उसने ट्राई किया, उसको लगता है कि इसकी ऑफेंस सजा 5 साल होनी चाहिए और वो 3 साल दे सकता है, तो वो ही आपको जो रेफरेंस बना के भेजता है अपने सीनियर मजिस्ट्रेट को। ठीक है, और वो आगे वो सजा दे सकता है, जो सेक्शन 30 का है वो दे सकता है। अगर सेक्शन 30 का ऐसा कोई मामला आ जाए जो ऑफेंस वो सजा नहीं दे सकता, तो वो रेफर कर देता है डिस्ट्रिक्ट जज को। ये भी वही बात कही गई है। आगे जी 29, ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, अगर किसी दूसरे लॉ में जैसे सीएनएसए है, जुवेनाइल सीएनएसए है, उसमें स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, तो वो उनके तहत होंगी। 28 जनरल बताया गया, कोई पीपीसी की जो ऑफेंसेस हैं या तो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट करेगी, या आपका जो कॉलम 3 में बताया गया है। हाई कोर्ट भी कर सकती है, सेशन कोर्ट भी कर सकती है, और जो कॉलम 8 में बताया गया है आपके, वो कर सकती हैं। ये पीपीसी की थी। बाकी जो स्पेशल ऑफेंसेस हैं, स्पेशल जैसे आपके नैब लाज हैं, या आपके एटीसी है, या एटीए, या आपका सीएनएसए, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट की हमने पढ़ा है सेक्शन 46 में, वो बताया गया तो मजिस्ट्रेट और 2 साल के ऑफेंसेस को मजिस्ट्रेट का ट्राई करता है, स्पेशल मजिस्ट्रेट, और दूसरा 2 साल से ज्यादा जो ऑफेंसेस हैं उसको सेशन जज करता है। ये वही बात कर रहा है। कहता है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर एनी अदर लॉ शैल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ सच बी ट्राइड बाय सच कोर्ट, उसको वही कोर्ट करेगी। जैसे सीएनएसए में बताया गया कि सीएनएसए का स्पेशल जज करेगा, एंटी करप्शन में स्पेशल इंटीग्रेशन कहता है व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन इट इज ट्राइड बाय हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस कोड बाय व्हिच ऑफेंस इज शोन 8th कॉलम ऑफ शेड्यूल। अब कहता है कि अगर किसी स्पेशल लॉ जैसे सीएनएसए में कोई ऑफेंस कोर्ट नहीं बताएगी कि किसने ट्राई करना है, तो फिर वही होगा जो आपकी सीआरपीसी मतलब वो हाई कोर्ट करेगी, या कॉलम 8 में बताया गया है, वो कॉलम 8 में सेशन जज होता है, या मजिस्ट्रेट, या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, वो बताया गया है। अब सिंपली मैं टू सही 28 और 29 का क्रक्स आपको बताता हूँ। 28 में बताया गया कि जो पीपीसी में ऑफेंसेस हैं वो हाई कोर्ट भी कर सकती है, सेशन जज भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। जो दूसरे स्पेशल लॉज हैं जैसे पीका है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, सीएनएससी है, उसके अलावा आपका दूसरा एटीए है, उसमें उस एक्ट्स में अगर कोई उनकी अलहदा कोर्ट्स बताई गई है तो वहां पे ट्राई होगा। अगर उनकी अलहदा कोर्ट नहीं बताई गई तो वो भी इसी सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट करेगी, या कॉलम 8 में बताया गया है वो कोर्ट्स करेंगी। ये है 28 और 29। जी मैडम। सर ये जो एंटी करप्शन कोर्ट्स होती तो अलग होती है ना, और इनको कौन प्रिजाइड करता है? इनको भी सेशन जज करते हैं। और ये जो टेररिस्ट कोर्ट्स, इनको भी सेशन जज? इनको भी अलहदा बैठाया गया है, वो एक्ट में बताया गया है, वही आपके तकरीबन सेशन जज होते हैं। मैडम ये जो होते हैं ना स्पेशल ये सेशन जज, ये पहले बनते हैं एडिशनल, फिर एडिशनल से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो जाते हैं। वहाँ से जब रिटायर होते हैं तो फिर ये घर नहीं बैठते, इनको फिर गवर्नमेंट या हाई कोर्ट इनको फिर लगा देती है कि आप ये स्पेशल जज बन जाते हैं। फिर ये स्पेशल जज बन के ये स्पेशल काम करते रहते हैं। अब जो एटीसी में बैठे हैं ये पहले नज़ीर गजाना साहब हैं, वो पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर रहे हैं,
अब वही स्पेशल जज बने बैठे हैं इधर एंटी करप्शन में, ठीक है। यही लोग फिर आगे आते रहते हैं, नए किसी को मौका नहीं देते, वो उनको ही रिवाइज करते रहते हैं। इसी तरह आपके जो जस्टिस होते हैं, जस्टिस पहले जस्टिस बन के जब 62 साल हो जाती है हाई कोर्ट के जस्टिस, वो फिर बाद में किसी चेयरमैन बन जाते हैं। इसी तरह अब्दुल समी खान है, लॉर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस थे, 62 साल कंप्लीट हुए, उसकी रिटायरमेंट हुई, उसके बाद वो PST के चेयरमैन हो गए, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हो गए। वही माफिया है, वही चलता रहता है, किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। ठीक हो गया। यही आपके डिस्ट्रिक्ट आपके हो जाते हैं, मतलब आपके सेशन जज चीफ जस्टिस साहबान होते हैं, वही बाद में जैसे नवाज जमाली या पीछे हुए सरदार वो थे जो इलेक्शन कमिश्नर पिछले जो थे, वो भी चीफ जस्टिस थे, वही लोग फिर आगे आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। जस्टिस सर किस बेस पे बनते हैं? वो कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सर बताया गया है, बन सकते हैं, जस्टिस बन जस्ट सकते हैं, पता ही उनको होता है, और तो किसी को इतना पता ही नहीं होता। सर चलें मैं जी। ये कह रहा हूँ सर, जस्टिस किस बेस से? 10 साल की प्रैक्टिस, 20 साल की प्रैक्टिस, ऐसे कुछ अच्छा है अच्छा, रिक्वायरमेंट? वो जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो जी जी मांगते हैं 15 साल की प्रैक्टिस, 15 साल की हाई कोर्ट की। बाकी सर सिफारिश होती है सिलेक्शन वगैरह? वो रेफरेंस है बस, वो इनका ना एक मतलब वैसे तो बस समझ लो कि सिफारिश ही आप कह लो, 200% सिफारिश है, हमसे टेस्ट लेते हैं, वो उनको ये कुछ आता ही नहीं है। उसके अलावा इनका वो कमीशन बनता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 175A है, 175A है, उसमें अलग एक जुडिशियल कमीशन बनता है, वही उनका इंटरव्यू लेता है, वही उनको रिकमेंड करता है, रिकमेंड करके वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साइन करता है, तो वही ये अपॉइंट हो जाते हैं। हाई कोर्ट में भी ऐसे है। ठीक हो गया। चलें जी, हम कंसेप्ट हट जाते हैं, तो फिर वो हम ज़्यादा लेंथ में चले जाते हैं, डिटेल में चले जाते हैं। आ गया जी आपका सेशन 29 भी, अब जनरल जस्टिस एक्ट की जुरिस्डिक्शन है, वो जनरल जस्टिस एक्ट आ गया है 2018 का, इसको रहने दें। आ गया जी आपका 30, ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ। ऑफेंस ये आपका है, जो आप कहते हैं कि सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट, सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट कौन होता है? ये है वो, जो आप सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट जिसको आप कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 28 और 29। 28 में क्या गया है कि कहा गया है कि वो जो ऑफेंसेस हैं वो आपका जो कॉलम 3 में बताया गया वही होंगे, या 29 में बताया गया कि स्पेशल जज कोई जज हैं तो स्पेशल वही मतलब ऑफेंसेस हैं, तो जैसे CNS है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। और कहते हैं उसमें जो कुछ भी कहा गया है कि उसको हमने साइड पे रखना है, उस पे उसको साइड पे रख देना है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद पावर टू ट्राई एज मजिस्ट्रेट ऑल ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, नॉट पनिशेबल विद डेथ। डेथ के अलावा वो सारे ट्रायल कर सकता है, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा डेथ के अलावा है, 20 साल 25 साल 23 साल जो भी है, इनके अलावा जो भी ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। और जो सेक्शन मजिस्ट्रेट का वो सजा कितनी दे सकता है? वो सजा सिर्फ 7 साल तक दे सकता है, सजा सिर्फ 7 साल तक दे सकता है, इससे ज्यादा सजा नहीं दे सकता। अब्दुल वहाब अली कमर, सर इसमें ये अच्छा, मीटिंग भी हमारी सजा जो है 7 3 साल तक। 3 मिनट तक हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा सर जी। जब ये सारे जो ऑफेंस हैं उनको ट्राई कर सकता है और इसमें सजा ये सिर्फ 7 सारे ऑफेंस 7 साल नहीं, तक दे। डेथ के अलावा, डेथ के अलावा। जी जी जी, डेथ के अलावा। तो फिर बहुत सारे ऐसे ऑफेंस हैं जिनकी सजा 14 साल भी है, तो फिर वो ट्राई तो करता है लेकिन सजा तो ये सिर्फ 7 साल तक ही दे सकता है, तो फिर इस तरह क्या प्रोसीजर ये अडॉप्ट करेगा? क्या मैंने आपको बताया ना कि सजा तो वो मतलब आप कह रहे हैं कि ट्राई उसने करनी है डेथ वाला, सजा देनी है 7 साल वाली, ऐसे बात कर रहे हैं। जी जी इसका भी जो तनवीर साहब, इसका ये है कि अब देखें कि ये आगे हम पढ़ेंगे, सेक्शन 34 में पढ़ेंगे कि एक मजिस्ट्रेट, एक ऑफेंस है जो कि आपका सपोज के
एक FIR है उसमें 302 भी है, 380 भी है, ठीक है, 337 भी है, ठीक है, 337 भी है। अब 3 ऑफेंसेस हैं, ठीक है। जब एक से ज्यादा ऑफेंसेस हों तो वो डबल सजा दे सकता है। डबल सजा मतलब अब मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 है, 7 साल सजा दे सकता है। अगर 2 ऑफेंसेस को ट्राई करेगा तो उसको वो 14 साल तक सजा दे सकता है। इसी तरह मजिस्ट्रेट सिविल जो क्लास फर्स्ट है वो 3 साल तक सजा दे सकता है। तो उसके अगर 2 ऑफेंसेस की ट्राई करेगा तो वो 6 साल तक सजा दे सकता है। ये इस तरह वो तकरीबन कंप्लीट हो जाती है उसका। जी बेहतर हो गया, ठीक है। सर 29 में ये तो पड़ा सर, अगर सजा सर 3 साल की जैसे अभी आपने बताया है, उसकी लिमिट 3 साल सर, वो अगले सर दूसरी कोर्ट में सर शिफ्ट कर देगा जिसके साथ ज्यादा पावर है मजिस्ट्रेट के पास फर्स्ट क्लास, तो सर इसमें नहीं इम्प्लीमेंट होता? हाँ ये इस पे भी होता है, इस पे भी होता है। सर वो 7 साल से ज्यादा दे नहीं सकता सर, वो दूसरी कोर्ट में भेज देगा केस। हाँ जी, वो नहीं तो फिर वो ऐसा करता है कि वो सेशन जज को भेज देगा। जो मजिस्ट्रेट 30 होता है वो सेशन के जज को भेज देता है, जो छोटे होते हैं वो इधर मजिस्ट्रेट 30 को भेज देते हैं, ठीक है। ये आगे आगे सारा कुछ आप पढ़ेंगे, टेंशन न लें आप, ठीक है। अब हमारी तो जो न्यू सेशन, अच्छा जी सर, मीटिंग शुरू कर देना ही, ये सर खत्म बंद होने वाली है सर। सर मीटिंग आप शुरू हो जाएंगे? चले हम नई मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं।